हेलो बच्चों, आज हम करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। हमारे सामने क्वेश्चन वही है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा। एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा है इंसान, उसको कैसे पता लगेगा जो रिएक्शन वो कर रहा है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो हमने पहले देखा कि एनर्जी क्राइटेरिया लेके चलते हैं। तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए वो एनर्जी लूज करेगा। ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो भी प्रोडक्ट्स में तभी कन्वर्ट होगा जब वो एनर्जी लूज करेगा। और जो एनर्जी लूज करता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक। तो हर वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो एनर्जी क्राइटेरिया तो यही कहता है। लेकिन फिर हमने देखा कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो तो एंडोथर्मिक है। वो भी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और एस्टर का बनना इसमें तो हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, इवॉल्व भी नहीं हो रही, जीरो है। ये भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो अकेला एनर्जी क्राइटेरिया तो हम लेके नहीं चल सकते, है ना। अकेला एनर्जी क्राइटेरिया लेके चलना तो गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस में हीट गेन हो रही है और सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। ऐसे ही इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो रही है, अपने आप एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन चल रही है। तो हमें एक नया वर्ड मिला, एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं रैंडमनेस या डिसऑर्डर, साइंस की भाषा में एंट्रोपी। तो एंट्रोपी फेवर करनी चाहिए। अगर एनर्जी फेवर नहीं कर रही तो एंट्रोपी फेवर करनी चाहिए। यानी कि जो एंट्रोपी है, रैंडमनेस, अगर सिस्टम की बढ़ रही है तो वो स्पॉन्टेनियस है। फिर हमने देखा कि जब आइस बनती है उसमें तो रैंडमनेस कम हो रही है, एंट्रोपी उसकी कम हो रही है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। यानी कि अकेला एनर्जी क्राइटेरिया भी काफ़ी नहीं पड़ रहा था, अकेला एंट्रोपी क्राइटेरिया भी काफ़ी नहीं पड़ रहा था। तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, जो कह रहा था कि हीट जो है फ्लो करेगी हायर लेवल से लोअर लेवल में। और साथ में अगर सिस्टम की रैंडमनेस नहीं बढ़ रही तो सराउंडिंग की बढ़नी चाहिए, पूरे यूनिवर्स की बढ़नी चाहिए। तो एंट्रोपी शुड ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। तो अब हम सिस्टम में कैसे चेक करेंगे कि हमारी एंट्रोपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है बढ़ती रहनी चाहिए। तो हम अपना लेबोरेटरी में छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो इसके लिए क्या हमें यूनिवर्स जाना पड़ेगा? वो तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा।
है ना। जो चीज़ इतनी मुश्किल से मेरे से क्यों लें हम, उसे आसानी से भी लिया जा सकता है। तो उसके लिए आया हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी जो है हमें बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। ठीक है, ना एनर्जी क्राइटेरिया फेवर कर रहा था, ना एंट्रोपी क्राइटेरिया फेवर कर रहा था। तो फिर हमें कोई चीज़ चाहिए थी ऐसी जिससे हम पता लग जाए कि श्योर शॉट की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो हम बात करते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी आखिर है क्या। इसको नोट कर लो। गिव्स फ्री एनर्जी को ऐसे लिखते हैं G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, डेल्टा G को मेजर कर सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गई डेल्टा G जो है वो क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा H क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए हीट एब्जॉर्ब्ड, और T डेल्टा S क्या है, हीट यूटिलाइज्ड। ओके, और डेल्टा G क्या है, फ्री एनर्जी। इसको यूजफुल वर्क भी बोलते हैं। तो हमारे पास तीन बातें आ गई। एक आ गया यूजफुल वर्क, एक आ गया हीट एब्जॉर्ब्ड, और एक आ गया हीट यूटिलाइज्ड। तो एक्चुअल में ये यूजफुल वर्क है क्या? इसको ऐसे समझते हैं, सपोज हमें सैलरी मिलती है, हमें सैलरी मिली, उसका कुछ पार्ट जो है हमने एक्सपेंडिचर में बचा दिया, खर्चे हो गए, घर के खर्चे, रोटी पानी, बिजली, फीस, है ना, ये सब खर्चे तो करने पड़ते हैं, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। तो खर्चे करते 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 पूरा महीना बीत गया, और हमारे पास लकीली कुछ सेविंग भी हो गई। सेविंग भी बहुत ज़रूरी है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। बुढ़ापे में कौन देगा फिर, है ना। तो सैलरी में से काफ़ी पार्ट जो हमारा एक्सपेंडिचर में बीत गया, कुछ पार्ट जो है हम बचा पाए, तो वो हमारी क्या होगी, सेविंग होगी, जिसको हमने यूज़ कर लिया यूज़फुल वर्क में। वो क्या था, हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो अब सिस्टम को जो सैलरी मिली वो थी हीट एब्जॉर्ब्ड, ये सिस्टम की क्या होगी, सैलरी हो गई। उसमें से ये क्या हमारी सैलरी यूटिलाइज्ड, एक्सपेंडिचर क्या है, सैलरी यूटिलाइज्ड। तो सिस्टम ने उस सैलरी में से यानी कि हीट एब्जॉर्ब में से कुछ हीट यूटिलाइज कर ली, या काफ़ी हीट यूटिलाइज कर ली, जैसे भी देखेंगे। अब सिस्टम के पास कुछ बच गया, कुछ उसका अपना बच गया, जिसको किसी तरीके से भी यूज़ कर सकता है। सिस्टम की सेविंग क्या होगी, डेल्टा जी, यूजफुल वर्क। सिस्टम इससे क्या करेगा, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन कर सकता है। जिसको हम यूजफुल वर्क भी बोलते हैं, है ना। ये वो वर्क नहीं है पी डेल्टा वी वाला, ये सिस्टम के अंदर का है, जिसको सिस्टम का, इस पे सिस्टम का पूरा हक है।
सिस्टम इससे कुछ भी कर सकता है। ये सेविंग पे मेरा हक है, मैंने खर्चे पूरे कर दिए, अब इस सेविंग से मैं कुछ भी करूँ, नेचुरली कुछ यूजफुल वर्क ही करूँगा, है ना। तो सिस्टम की सेविंग क्या होगी, डेल्टा जी। ये सिस्टम की क्या होगी, सेविंग हो गई। सिस्टम का क्या हो गया, यूजफुल वर्क हो गया, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ओके, इसको नोट करो, रब कर दूं। तो हमारे पास आया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। तो डेल्टा एस क्या है, यूजफुल वर्क, डेल्टा एच क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, और टी डेल्टा एस क्या है, हीट यूटिलाइज्ड। अभी मैं ही मान के चल रहा है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को वो एमिट भी कर सकता है, हीट गेन या हीट लॉस भी कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं जस्ट समझाने के लिए कि ये जो है हमारे पास यूजफुल वर्क है, ये सिस्टम की क्या है, सेविंग है। और सिस्टम सेव तब करेगा जब डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब है रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि अगर हम सेविंग ना करें, मार्केट से उधार लेके और खर्चे करें, तो हमारे ऊपर डेब्ट आ जाएगा, हमारा सिस्टम भी स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा, अब हमें डेब्ट भी चुकाना पड़ेगा उसी सैलरी में। ऐसे सिस्टम के पास भी डेब्ट आ जाएगा, वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो सिस्टम को अगर सेविंग करनी है, यूजफुल वर्क करना है, तो उसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ये नेगेटिव ही क्यों होना चाहिए, इस बात को हम समझते हैं। पहले इसको नोट कर लो। सपोज आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो होगा जो बहुत जल्दी एक्सपैंड करेगा और वापस भी नहीं पहुंचेगा अपने रास्ता। रिवर्सिबल वो है जो बहुत स्लोली इन स्मॉल एक्सपैंड करेगा। तो हमने इसके ऊपर ग्रेन्स रखे हुए हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए, ठीक है। सिस्टम अब एक्सपैंड करेगा, ये भी और ये भी एक्सपैंड करेगा, लेकिन ये सिस्टम कैसे एक्सपैंड करेगा, और इसका ग्राफ बनाए तो बहुत स्लोली इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन इसका वॉल्यूम तो एब्रप्टली बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट से वो क्या लेगा, थोड़ी सी। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर की गैसेस एक्सपैंड करेंगी, जब गैसेस एक्सपैंड करेंगी तो ये कूल हो जाएगा। लेकिन इसने अपना टेम्परेचर तो मेंटेन रखना है, तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ पर रिजर्वायर लगा रखा है जहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ये भी ऐसे ही करेगा, ये भी एक्सपैंड करेगा,
एक्सपैंड करेगा तो कूल होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। जब इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो पिस्टन के अंदर फ्रिक्शन पैदा होगी। फ्रिक्शन से क्या पैदा होगी? हीट पैदा होगी। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं पैदा हो रही क्योंकि बहुत धीरे 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 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो एब्रप्टली ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन से क्या होगी? हीट होगी। अब सिस्टम के अंदर कुछ हीट है, इस सिस्टम के अंदर कोई हीट नहीं है क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये जो है एटमॉस्फेयर से या रिजर्वायर से QR/T हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेगा। इसे भी हीट एब्जॉर्ब करनी है, लेकिन वो इतनी हीट नहीं एब्जॉर्ब करेगा, इससे कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही हीट मौजूद है फ्रिक्शन के कारण। तो ये जो है ये इरिवर्सिबल लिख रहा हूँ मैं, उसको रिवर्सिबल। QIR हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो QR/T है इट विल बी ग्रेटर देन QI/T। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन नहीं थी, तो इसने पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब कर ली। इस सिस्टम के अंदर पहले फ्रिक्शन थी, टेम्परेचर तो इसने भी मेंटेन रखना था, इसने भी हीट एब्जॉर्ब की, लेकिन इसने एज कंपेयर टू दिस सिस्टम कम अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब की। ठीक है, तो QR जो रिवर्सिबल है वो QIR से ग्रेटर है। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, अब हम बात करते हैं जब इसने अब्जॉर्ब की तो इसकी एंट्रोपी बढ़ी सिस्टम की, और साथ में सराउंडिंग की एंट्रोपी भी है, एनवायरनमेंट की। लेकिन सिस्टम ने तो इतनी हीट इस रिजर्वायर से ले ली, एनवायरनमेंट से ले ली, तो एनवायरनमेंट के पास इतनी हीट की कमी हो गई। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? ज़ीरो। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यानी कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारा सिस्टम, उसकी एंट्रोपी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो कभी भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसकी एंट्रोपी हमेशा ज़ीरो होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही सराउंडिंग्स लूज करेंगी, इसमें जितनी ज़्यादा आएगी उतनी इसमें कम हो जाएगी। तो ये वैसे भी ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भी ठीक है। ठीक है, तो टोटल एंट्रोपी सिस्टम की किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा क्या होती है बेटे? ज़ीरो होती है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है। यहाँ पर भी सिस्टम ने कुछ हीट गेन करी है, ठीक है, और सराउंडिंग्स ने कुछ हीट लूज करी है। सराउंडिंग्स ने भी कुछ हीट लूज करी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो हीट गेन हुई है और जो हीट लूज हुई है वो इक्वल नहीं है, इनमें फर्क है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें फ्रिक्शनल हीट भी शामिल है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा, इनको माइनस करेंगे तो आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिस्टम के पास हीट थी, तो जो उसने अब्जॉर्व किया वो ये हीट अब्जॉर्व की है, लेकिन ये हीट और ये हीट मिला के बड़ा बन जाता है इस हीट से। पहले में इक्वल था, इसमें ये बड़ा है, तो इसलिए इनका रिजल्ट जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। चलो हम एक काम करते हैं, इसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई विद t, तो ये क्या हो जाएगा? t डेल्टा s माइनस क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, IR लिखना लिख लो। ठीक है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगा। अब ये जो चीज़ है इसको हम साइन चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई विद
माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया। हमने क्या किया, पहले इस टर्म को t से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने साइन चेंज कर दिया, तो हमारे पास एक नई टर्म आ गई Q माइनस टी डेल्टा एस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब टी डेल्टा एस हीट यूटिलाइज्ड हीट एब्जॉर्ब से कम होगी। और ये चीज़ आपने देखी है, कुछ याद आ रहा है? हमने क्या लिखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये क्या है, Q माइनस टी डेल्टा एस। और एट कांस्टेंट प्रेशर जो Q है वो डेल्टा एच के इक्वल होता है, तो ये भी डेल्टा एच बन सकता है, तो यानी कि ये टर्म भी लेस देन 0 होगी। तो यही तो जी कहता है कि मेरे को हर हालत में नेगेटिव ही रहना है अगर आप मुझे स्पॉन्टेनियस रखना चाहते हो। तो वही रिजल्ट आ गया कि डेल्टा जी हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0। वो क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं। हमारे पास दो प्रोसेस थे, एक था Q रिवर्सिबल और एक था रिवर्सिबल प्रोसेस, एक था इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों को हम एक्सपैंड करवा रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क करवा रहे हैं। ये धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, कुछ फ्रिक्शन नहीं पैदा होगी, कुछ नहीं होगा। ये अंदर की हीट लूज करेगा जब एक्सपैंड होगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ये नीचे से हीट को गेन कर लेगा, क्योंकि नीचे रिजर्वायर लगा हुआ है। ऐसा ये भी करेगा, पर ये बहुत जल्दी एक्सपैंड करेगा। आप धीरे धीरे चलते हो, जब ब्रेक लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब तेज़ी से ब्रेक लगाते हो तो देखा है फिल्मों में, एकदम चिंगारियाँ से निकलने लग जाती हैं, फ्रिक्शन बहुत तेज़ हो जाती है। तो सपोज यहाँ पर जब तेज़ी से ऊपर गया तो फ्रिक्शन पैदा हुई, फ्रिक्शन से हीट जनरेट हुई, वो हीट सिस्टम के अंदर आ गई, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट को स्टोर कर लेगा ये। इसके अंदर कोई हीट पैदा नहीं हुई थी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हुई थी, इसके अंदर फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा हुई। ओके, ये हीट सिस्टम के अंदर है। अब ये जो सिस्टम है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतनी हीट को अब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। ये एनवायरनमेंट है उसका, वहाँ से ये एब्जॉर्ब करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये इसके कंपैरेटिवली कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके पास पहले से हीट है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है हमने दोनों का सेम, तो ये कंपैरेटिवली कम हीट गेन करेगा, क्योंकि इसके पास पहले से हीट है जो कहाँ से आई है, फ्रिक्शन से आई है, क्योंकि सिस्टम ने बहुत जल्दी एक्सपैंड किया। तो जो क्यू आर है वो क्यू आई आर से हमेशा बड़ा होगा नेचुरली। ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही हीट थी। तो इसने जब हीट एब्जॉर्ब की तो इसकी एंट्रोपी बढ़ी, सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई, और एंड रिजल्ट में नेट एंट्रोपी क्या होगी, 0। तो रिवर्सल प्रोसेस में अगर नेट एंट्रोपी क्या होती है, 0। अब इसकी बात करो, इसमें भी एंट्रोपी बढ़ी, इसने भी सिस्टम से हीट ली थी और सिस्टम का कम हुआ इतना, लेकिन ये जो कम हुआ ये दोनों टर्म्स इक्वल थी, यहाँ पर दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है। डेल्टा एस बड़ा है और ये छोटा है ना। तो इट्स आंसर शुड बी ग्रेटर देन 0। हमने क्या किया, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने इसका साइन चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई विद माइनस कर दिया, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, क्यू माइनस सी डेल्टा एस अब लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज कर दिया हमने। और डेल्टा जी भी यही कहता है, डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस, ये दोनों टर्म्स जो है आपस में मिल रही हैं, है ना। और एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू जो होता है डेल्टा एच के इक्वल होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर ये लेस देन 0 है तो ये भी लेस देन 0 है। और डेल्टा जी क्या कहता है, मेरे को लेस देन 0 करो भाई, तभी मैं स्पॉन्टेनियस होऊंगा। इसलिए डेल्टा जी हमेशा
शुड बी ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, आपने इसको रिमेंबर नहीं करना, आपने इसको लर्न नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस आपसे कोई नहीं पूछेगा डेल्टा जी नेगेटिव क्यों है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, इसका फील देने के लिए कि ऐसा नेगेटिव होता है, मैंने ये सारा आपको करके दिखाया है। आपने बस इसको समझना है, नहीं भी समझ में आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा डेल्टा जी नेगेटिव क्यों होता है। समझ लो तो अच्छी बात है। ठीक है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि डेल्टा जी जो है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? रब कर दूं? तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बट ये ज़रूरी तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा एच प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, टी डेल्टा एस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस बात की अब स्टडी करते हैं। इनमें अगर कुछ चेंज होगा तो डेल्टा जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, तो हम केस 1 लेके चलते हैं, जहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक है। सपोज उसने 200 जूल की हीट एब्जॉर्ब की और एक्सपेंशन में लग गया, अपने आप को उसने एक्सपैंड किया। सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्सपैंड हो रहा है। इसका डेल्टा एस लेके चलो आप 5 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये उसकी हीट पर केल्विन यूटिलाइज्ड है जो उसको एक्सपैंड कर रही है, और सिस्टम जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, तो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया। किस में? एक्सपेंशन में। 1 डिग्री में वो 5 जूल वर्क कर रहा है एक्सपैंड करने के लिए, तो 20 डिग्री में वो कितना एक्सपैंड होगा? 100। ओके, ऑब्जॉर्ब कितनी की थी? 200। तो 200 माइनस 100 कितना आ गया? 100। वो किस में आया? पॉजिटिव में, यानी कि सिस्टम क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसको फार्मूला से भी करके देख लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच उसने गेन किया, वो क्या था? पॉजिटिव। सिस्टम ने एक्सपैंड किया, एक्सपैंड किया सिस्टम ने। वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है? डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कितना है? 20 इंटू 5, 200 माइनस 100, तो कितना आ गया? 100। तो फार्मूला से भी यही आ रहा है। ठीक है, सिस्टम ने एक्सपैंड किया,
एक्सपेंशन में डेल्टा एस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ गया 100। इसी में यही सिस्टम ले लो आप दोबारा से, हीट एब्जॉर्ब भी सेम रखेंगे हम, हीट यूटिलाइज भी सेम है हमारी 5 जूल पर केल्विन, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है, सिस्टम 100 डिग्री पे है, ठीक है, सेम हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एंडोथर्मिक है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन सिस्टम जो है अब टेम्परेचर उसका ज़्यादा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। सिस्टम ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की और कुछ काम किया, यूटिलाइज की हीट, मतलब हीट आई अंदर, हीट गई यानी कि माइनस हुआ। हीट कितनी अंदर आई 200, बाहर कितनी गई 5 × 100। ये पर केल्विन है, ये डिग्री है, केल्विन ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, उसमें मत जाओ, इसको भी आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो 200 - 500 कितना हो जाएगा -300। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। इसको फॉर्मूला लगा के करके देख लो। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच - टी डेल्टा एस। डेल्टा एच 200, सिस्टम ने एक्सपैंड किया है, पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव मतलब डेल्टा एस, टेम्परेचर 100 था, तो 200 - 500 कितना आ गया -300। तो डेल्टा जी अगर 300 आ रहा है तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस है। तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि अगर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, उसका टेम्परेचर अगर कम हो, बाकी सारी कंडीशन सेम हो, हीट भी सेम है, एस भी, डेल्टा एच भी सेम है, डेल्टा एस भी सेम है, देखो 205 205, फर्क किसका है, सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपने तो बस रिजल्ट याद करना है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कम हो तो सिस्टम होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो सिस्टम बन जाता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में टी डेल्टा एस को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा डेल्टा एच से, तभी जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो केस है ये एंडोथर्मिक का केस है और एक्सपेंशन का केस है, ठीक है, समझ में आ गया। रब कर दो। अब हम केस 2 लेते हैं, जिसमें वही लेते हैं हम, सिस्टम हमारा वही है एंडोथर्मिक की, हीट गेन कर रहा है, लेकिन अब वो एक्सपैंड नहीं कर रहा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डेल्टा एस जो है अब हमारा -5 जूल पर केल्विन है, और सिस्टम जो है 20 डिग्री पे है एक केस में, और दूसरे केस में भी सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर जब 100 डिग्री है, हीट एब्जॉर्ब 200 ही है, डेल्टा एस जो है माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डेल्टा एस कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एंट्रोपी कम हो रही है ना, ठीक है। पहले केस में वो एक्सपैंड कर रहा था, इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकी सारी सिचुएशन जो है वो सेम है। तो हम देखते हैं सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, ओके। तो हीट गेन कितनी है उसकी 200, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड नहीं कर रहा,
तो और अंदर हीट पैदा हो रही है, इधर से हीट गेन हो रही है, हीट यूटिलाइज कुछ भी नहीं हो रही, हीट यूटिलाइज जो है सिस्टम के अंदर ही जा रही है। तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। 20 × 5 200 + 100 300। ये पॉजिटिव हमने क्यों लिया? पहले हमने नेगेटिव क्यों लिया था? कि सिस्टम के अंदर हीट आई, सैलरी आई, एक्सपेंडिचर कर दिया। अब तो सैलरी आई और एक्सपेंडिचर भी नहीं किया, जमा ही कर लिया सारा कुछ, उससे भी काम नहीं चलेगा, है ना, खर्चा तो करना ही पड़ता। तो ये क्या हो गया? 300 हो गया पॉजिटिव। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरे केस में देख लेते हैं, इसको पहले डेल्टा जी से कर लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है? 200। एंट्रोपी सिस्टम की कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कम हो रही है, नेगेटिव लेंगे। 20 × -5 200 + 100 300। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ गया? एंट्रोपी कम हो रही है इसलिए माइनस में ली हुई है। यहां पर देख लो, अब हीट यूटिलाइज कितनी है? 200। सॉरी, हीट गेन कितनी है? 200। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यूटिलाइज भी अंदर ही हो रही है, बाहर तो कुछ जा ही नहीं रहा। तो 100 × 5 200 + 500 700। नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी से करके देख लो। 200, टी कितना है? 700। कॉन्ट्रैक्शन है इसलिए एंट्रोपी कम है, सॉरी ये 100 है। तो 200 + 500 कितना आ गया? 700। तो हमने क्या सीखा? अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, सिस्टम हीट गेन कर रहा हो, एक्सपैंड नहीं कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर आप चेंज कर लो, सिस्टम हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है। समझ में आ गया? अब तीसरा केस लेते हैं। सिस्टम हमारा वही है, अब ये हीट लूज कर रहा है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक है और एक्सपैंड भी कर रहा है। डेल्टा एस वही है 5, टेम्परेचर वही है 20। दूसरे केस में भी हीट बाहर आ रही है, सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, डेल्टा एस वही 5 है और टेम्परेचर 100 है। तो इस केस में क्या होगा? सिस्टम के अंदर से हीट बाहर आ रही है, यानी कि -200। हीट जो है गेन तो है नहीं, हीट लॉस्ट है इसमें, तो -200। हीट यूटिलाइज जो है वर्क ऑफ एक्सपेंशन में लग रही है, तो -200 -100 -300। ठीक है, रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच फेवर कर रहा है, हमने बोला था डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, तो -200। डेल्टा एस फेवर कर रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है। जब दोनों फैक्टर ही फेवर कर रहे हैं, जब दोनों ही राजी हैं, तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, अब ये देखो, यहाँ पर
-200 क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, काम भी वो निकल रहा है, तो कितना आ गया -700। डेल्टा जी के हिसाब से देखें, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, -700। तो हमने क्या सीखा, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, तो चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, सिस्टम अगर एक्सपैंड कर रहा है तो रिएक्शन हमेशा फिजिबल होगा, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि एंट्रोपी फैक्टर भी फेवर कर रहा है और एंथैल्पी फैक्टर फेवर कर रहा है। ओके, एक लास्ट केस देखो, केस 4। सिस्टम जो है हीट लूज कर रहा है, एक्सोथर्मिक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डेल्टा एस -5 है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसके अंदर का टेम्परेचर 20 है। यही एक और सिस्टम है जो कि हीट लूज कर रहा है 200, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये 20 है। तो अब क्या होगा, सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो नेगेटिव, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव, -100। तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस है क्योंकि नेगेटिव में आंसर है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच फेवर कर रहा है -200, डेल्टा एस तो फेवर नहीं कर रहा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। और रिएक्शन हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, -200 क्योंकि हीट लूज हो रही है, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये टेम्परेचर जो है 100 है, तो क्या आया 300, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच फेवर कर रहा है, एंट्रोपी फैक्टर फेवर नहीं कर रहा, रिएक्शन क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर जो है हमेशा कम होना चाहिए, यानी कि डेल्टा एच शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर टी डेल्टा एस बड़ा हो जाएगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये 4 केस है, ठीक है, क्लियर। इससे ज़्यादा कोई केसेस नहीं है, आपको इन्हीं में से पूछ सकते हैं। ओके, अब कर दूँ। एक क्वेश्चन लिख लो, दी फ्री एनर्जी फॉर a reaction having delta H 31400 calorie, delta S 32 calorie per Kelvin at
1000 डिग्री सेंटीग्रेड is A minus 9336, B minus 7386, C minus 1936 और D plus 9336। ओके, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये कितना है 31400। टेम्परेचर इसमें 273 ऐड कर देंगे 1273, डेल्टा एस 32। इसको जो सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -9336। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन भी। ठीक है, तो हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में सब कुछ पता कर लिया, समझ में आ गया। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।